ये नैरेशन का एक सेंटेंस है। नैरेशन यानी, अब इसमें नैरेशन की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें एक होगा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, ये आपको पता है कि डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। यानी कोई भी एक ऐसा सेंटेंस या ऐसी बात जो डायरेक्ट कही जा रही हो उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब जैसे मैंने कुछ कहा और आपने उसे ठीक वैसा ही किसी के सामने रख दिया तो वो डायरेक्ट हो गई। और इनडायरेक्ट का मतलब यानी जो कुछ मैंने कहा उसे आपने अपने में कन्वर्ट करके उसे अपने में कहा, अपनी भाषा में कह दिया या अपने अनुसार कह दिया, तो उसी को इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें क्या है कि जब डायरेक्ट स्पीच को ग्रामेटिकली हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसका भी एक रूल है कि हम जब भी किसी सीधी सीधी बात को उसको अपने में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात होगी जो जानने की है वो है कि डायरेक्ट स्पीच जो हमारे सामने लिखा है उसके दो पार्ट हैं। एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये देखो, ये प्रक्रिया है कि जब भी कोई नैरेशन करें तो हमें इस प्रक्रिया से गुजरना है। सेंटेंस बनाते समय कहीं गलती ना हो तो हम यदि सिक्वेंसली काम करेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में होता क्या है कि जो बच्चे एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं, अब इसको चेंज करते समय सेट 2 को तो बदल दिए, इधर आए तो इसमें क्या करना है, उसमें कुछ न कुछ चीज़ छोड़ दिए। यानी सेंटेंस तो लिखा, 2 नंबर का आंसर है लिखा, लेकिन कोई न कोई चीज़ मिस कर दिए तो उनको 2 नंबर पूरे नहीं मिल पाते हैं। और यदि सही सही सारी चीज़ लिख दिया तो आपका 2 नंबर फिक्स है, क्योंकि ग्रामर में पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। तो हमको वो सिस्टम और वो प्रोसेस समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ हमको चेंज करनी है और कैसे चेंज करनी है, तब तो हमारे सेंटेंस सही बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानो कि जो इसमें पार्ट है, यानी जो भी सेंटेंस सामने होगा उसमें 2 पार्ट होगा। एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या बदलना है ये दिमाग में रख लो। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो वर्ब होता है इसको चेंज करना चाहिए, इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यही मुख्य वर्ब है, इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसी को चेंज करना है। यानी हम ऐसे समझें कि यहाँ लिखा होता है सेड या सेड टू, जो हम समझते हैं वो ये है कि सेड या सेड टू को बदलना है। दूसरा काम क्या करना है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ये भी इसके स्थान पर कोई ना कोई कंजक्शन लगाना होता है। अब यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी पॉइंट होगी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को भी बदलना पड़ता है। यानी इनको हटा करके इनके जगह पर कोई ना कोई कंजक्शन लगाना पड़ता है, ये कंजक्शन लगाना है। अब चूंकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ये पार्ट इसलिए बना दिया क्योंकि देख रहे हो कि ये एक अलग क्लास है और ये एक अलग क्लास या सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस होते हैं। जब हम इसको ग्रामर में देखेंगे, सेंटेंस में देखेंगे, तो वास्तव में एक क्रिया इसमें भी है और एक क्रिया इसमें भी है, वर्ब इसमें भी है इसमें भी है। तो जब दोनों में वर्ब है इसका मतलब दोनों अपने आप में एक सेंटेंस हैं। लेकिन चूंकि 2 सेंटेंस एक साथ जब एक सेंटेंस में आते हैं तो उनको हम 2 नहीं लिख सकते, तब वो क्लास बन जाते हैं। क्लास यानी उपवाक्य बनते हैं। तो इसीलिए ये कंजक्शन जो होता है 2 क्लास को जोड़ता है। कंजक्शन क्या करता है, 2 क्लास को जोड़ता है। इसीलिए जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उसमें क्या करना होता है, कोई ना कोई कंजक्शन सेंटेंस के अनुसार लगाना पड़ता है। ये इसका सेंस है। वैसे रूल जो हम पढ़ते हैं वो रूल क्या है, तो रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में 2 परिवर्तन करने हैं। एक सेड या सेड टू जो आते हैं इनका परिवर्तन करना है और एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर यहाँ कोई ना कोई कंजक्शन लगाना है। इतनी बात क्लियर है। 2 चेंजिंग किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाओ तो इसमें कितने चेंजिंग करनी होती है, तो इसमें 3 चेंजिंग करनी पड़ती है। एक तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। क्या, पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन, अब इसको समझना होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और यू, सॉरी आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में। और सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू और दाऊ, एक वर्ड पुराना था अब नहीं आता, यू और दाऊ मान लो, ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। 2 प्रोनाउन, एक हो गया फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकेंड पर्सन में यू और दाऊ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये दिमाग में रखते चलो, मेरे साथ ही आप इसको दिमाग में रखते चलिए कि ये पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर, आई और वी कौन पर्सन के? फर्स्ट पर्सन के। यू और दाऊ किस पर्सन के? सेकेंड पर्सन के। शेष जितने बचे वो सब थर्ड पर्सन के। एकदम क्लियर। यानी 4 याद रखिए आप, एक आई और वी, आई और वी जहां मिलेंगे वो किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। और दाऊ और यू जहां मिलेगा वो सेकेंड पर्सन का, ठीक है। और शेष जितने मिलेंगे वो सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन के। ही, सी, इट, दे, वन, कोई नाम, ये सब क्या होंगे? सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब यहाँ एक बात और ध्यान देनी है कि आई की जब बात होगी, जैसे आई मैंने कहा, तो आई के जितने केस होते हैं, केस माने कारक, आई के केस कितने होते हैं? तो आई होता है सब्जेक्ट, आई का एक होता है ऑब्जेक्ट, आई का ही होता है पॉसेसिव, आई का ही होता है सेल्फ बनता है। अब बनाओ, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का पॉसेसिव क्या होगा? माई। आई का जो सेल्फ बनेगा वो क्या बनेगा? माई सेल्फ। एक और वर्ड होता है पॉसेसिव में, माइन। यानी जब हम आई की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कितनी बातें होनी चाहिए? 4। कौन कौन? जैसे आई को ले लो तो आई से रिलेटेड हो जाएगा आई, मी, माई, माइन, माइन भी यहीं जोड़ लो, ये दोनों पॉसेसिव होते हैं। और एक हो जाएगा माई सेल्फ। इतनी बातें आपको, अब ये आई, अब ये बात होगी तो आई से ये सब रिलेटेड है। यानी ये और ये सब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन। क्लियर ना? इसी तरह जब वी की बात होगी तब वी, जब हम वी की बात करेंगे तो फिर ये बात हो जाएगी कि वी का सब्जेक्ट वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का पॉसेसिव आवर और आवर्स होता है, और वी का जो सेल्फ बनेगा वो आवर सेल्व्स होता है। इसका मैंने चार्ट बनवाया है, इसका चार्ट आप ध्यान से देखिए। यदि आप फुर्सत पाएँ तो वीडियो भी देखा करो, इसमें मैंने डाला है, यानी वीडियो भी डाल रखा है इसका। पर्सनल प्रोनाउन, क्या कहेंगे इसको? पर्सनल प्रोनाउन। जब ढूंढोगे उसमें तो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट पूरा डिटेल उसमें पड़ा है, देखना चाहिए कभी कभी। उसको देखोगे ना तो जैसे क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगी तुरंत। और उसमें क्या होगा, ऐसे किताब पढ़ते हैं उसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, उसको देखोगे तो तुरंत रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको जब देखते हैं तो तुरंत रिवीजन होता है। और 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा वीडियो होगी तो 10 से 15 मिनट की, ठीक है। तो इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउन को समझना है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, तो आई के जितने भी केस बनेंगे और वी के जितने केस बनेंगे वो सब पर्सनल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहे जाएंगे। इसी तरह सेकेंड पर्सन में भी यू, यू का ऑब्जेक्ट यू, यू का पॉसेसिव योर, और यू से बनने वाला सेल्फ जो बनता है वो योर सेल्फ भी बनता है और योर सेल्व्स भी बनता है, 2 शब्द बनते हैं। इसी तरह दाऊ का, तो दाऊ से दाई, दाऊ का पॉसेसिव दाई और उसका ऑब्जेक्टिव दाइन, नहीं दाऊ का दी होता है, THEE, ऑब्जेक्ट होता है दी, और दाई होता है पॉसेसिव, और दाइन होता है पॉसेसिव, और दाई सेल्फ बनता है सेल्फ से। ये आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। बात समझ में आ रही है सबको? इसका चार्ट बनवाएंगे भी, देख लेते हैं, अन्यथा अभी समझो। तो अब हम बात कर रहे थे क्या कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन होंगे? 3। पहला कौन सा हो गया? पर्सनल प्रोनाउन का। और दूसरा कौन सा होगा? इसमें पर्सनल प्रोनाउन देखो, जैसे आई आया है, यू आया है,
तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहे जाएंगे। यानी इनको चेंज करना है। ये जहाँ जहाँ मिलेंगे, अब यहाँ दो मिल रहे हैं, हो सकता है एक सेंटेंस में दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो जितनी जगह ये पर्सनल प्रोनाउन मिलेगा उसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए अभी मैं बताऊंगा। तो पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा होता है इसमें टेंस का परिवर्तन, और तीसरा होता है इसमें द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। ये देखो, नियरनेस का मतलब होता है निकटता। निकटता को व्यक्त करने वाले जो शब्द आएंगे, निकटता सूचक शब्द, उनको क्या करना है, बदल देना है दूरी सूचक शब्दों में। जैसे इसमें निकटता सूचक शब्द कौन है, दिस। दिस निकटता है तो दूरी क्या होगी, दैट। जैसे ना, उसमें निकटता सूचक शब्दों की एक सूची है। दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, ठीक है, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में। ये सब जो है क्या है, निकटता सूचक शब्द हैं। इनको दिमाग में रखना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको दिमाग में याद रखना होगा। तो ये तीन चीज़ें बदलनी है। मीनिंग, अब देखो हम नरेशन की बात करते हैं, तो नरेशन करने से पहले हमको क्या देखना होगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे, फिर रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में ये दो चीज़ें बदलनी है, इनको देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में ये तीन चीज़ें देखना है जिनको बदलना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बदलते कैसे हैं, तो इनके लिए अब क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, पहली पॉइंट तो यही ध्यान देनी होगी आपको कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने की बात करेंगे तो किसके अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं और दोनों को एक दूसरे के अनुसार बदलना है। इसलिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब बदलने जा रहे हैं तो देखना किसको पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच को, कि ये रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है। तो पॉइंट क्या हो गई कि अब सेंटेंस समझे। सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस 5 तरह के होंगे। कौन कौन, एक हो जाएगा आपका एसरेटिव, ASSER होता है, ASSERATIV, ठीक तो है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथे नंबर पर होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वें नंबर पर होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस होते हैं। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब ये सेंटेंस जब हम क्लियर कर लेंगे कि ये किस सेंटेंस में है तभी तो हम इसको बदलेंगे। तो अब ये कैसे क्लियर करेंगे, तो एसरेटिव क्या होते हैं, एसरेटिव के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह का होता है, एक क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से होता है। इंपरेटिव सेंटेंस भी 2 तरह का होता है, एक होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और दूसरा लेट से शुरू होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन वाले शब्द होते हैं, आहा, हा हा, हुर्रे, आता है ना, तो ये सब क्या होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। या व्हाट ए और हाउ वाले सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, तो ये क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। ऑप्टेटिव होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप, शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं। इसका वाक्य का प्रारंभ में से होता है। इस सेंटेंस की भी वीडियो बनी है। एसरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इंपरेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनको रिवीजन करना चाहिए। इन सब पर वीडियो बनी है, कई बार वीडियो बन चुकी है। 10 के कक्षाओं की भी और इंटर की कक्षाओं की भी सब है। तो कहीं भी देखोगे बात तो वहीं आएगी।
तो ये 5 सेंटेंस आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये जब हम पहचान लेंगे तब हम इधर आएंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि ये किस सेंटेंस में है, उसके बाद तब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, चेंज करके देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसको मिटा दूं ना, तो ये जो है लिखते भी चलिए, साथ में आप लिखते चल सकते हैं सारी चीज़ों को। अब देखो यहाँ जो बात आएगी, अब हमको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। किसको चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को। हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार बदलेगा। और ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है पहले ये क्लियर करें। असेरेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है। तो सबसे पहला तो यही दिख रहा है कि ये असेरेटिव है। कैसे समझ में आएगा? ये असेरेटिव में है, कैसे समझ में आएगा? अरे भाई ये असेरेटिव में है क्योंकि ये अफर्मेटिव में है, स्वीकारात्मक वाक्य है। वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से, क्या वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो, तो कौन सा सेंटेंस? असेरेटिव सेंटेंस। वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो कौन सा सेंटेंस होगा? असेरेटिव सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये क्या है? असेरेटिव सेंटेंस है। अब असेरेटिव सेंटेंस है तब क्या करना है? तब आपको रूल समझना चाहिए कि जब ये असेरेटिव सेंटेंस में होता है तब रूल है इसका कि सैड को सैड ही रहने दो, और यदि सैड टू है तो सैड टू को टोल्ड में बदल दो। इसमें बदल देना है। ये हो गया एक रूल। दूसरा हो गया कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा करके क्या लगाना है? दैट लगाना है। कब लगाना है बताइए? जब ये असेरेटिव सेंटेंस में होगा। क्योंकि असेरेटिव सेंटेंस में है ये, तो हमको क्या करना है? सेड को शेड लगाना है और सेड टू को टोल्ड में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में लगाना है। तो इतना काम अब हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी मैं इसका आंसर लिख रहा हूं नीचे। तो अब देखो, ही सैड टू है तो सैड टू को किसमें बदल दें? टोल्ड में। से सारे शब्द अपनी जगह पर रहेंगे। देखो, ही टोल्ड मी, इतनी बात हो गई। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है? दैट लगाना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तो अब आइए रिपोर्टेड स्पीच में। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर कब? जब असेरेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि अभी सेंटेंस बदलेगा तो सबका रूल बदल जाएगा। अभी सेंटेंस हमारा असेरेटिव की बात कर रहा हूं, तो ये असेरेटिव का सेंटेंस है तो इसको इसी तरह बदल देंगे। उसके बाद अब आएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच को कैसे बदलना है? तो रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। ये देखो दोनों, ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को देखता है और रिपोर्टेड स्पीच किसको देखता है? रिपोर्टिंग वर्ब को देखता है। दोनों आपस में एक दूसरे के अनुसार चलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में अब कितने परिवर्तन होते हैं? इसको मैंने लिखा था। क्या लिखा था? कि एक हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा हो गया टेंस का परिवर्तन, और तीसरा हो गया नियरनेस वर्ड्स का परिवर्तन। ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। अब ये देखो, पर्सनल प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? बात किसकी करेंगे? चलो हम पहले पर्सनल प्रोनाउन की ही कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में अभी हमने बताया कि 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। कितने पर्सन के? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। ये 3 पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में हमने बताया कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, ठीक है, और यू और दाऊ सेकेंड पर्सन में आता है, से सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसका एक फार्मूला याद करो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब भाई रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ देखो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, और ये बीच में क्या था? वर्ब था। तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो वर्ब को तो मैंने चेंज कर दिया था सेंटेंस के हिसाब से। अब यहाँ बचा है ये सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट दोनों बचे हैं। तो इसमें का जो मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, वो जाएगा सब्जेक्ट के पास। किसके पास? और जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा वो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो नो चेंज। इसीलिए SON के बटे 123 याद रखो, ये फार्मूला दिमाग में सेट रखो। क्या? SON के बटा 123। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको ऐसे समझ लो कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो बदलेगा नो चेंज, नहीं बदलेगा। क्लियर हो गई? अब देखो, इसको ऐसे समझो कि अब यहां हमको मिल गया फर्स्ट पर्सन। देखो है ना, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है? ये देखो, ये ही है। ये आई किसके पास आ गया? ही के पास। तो अब यहां क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। आई को बदल दिया ही में। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें जो है नेक्स्ट, अब ये एक पॉइंट क्लियर हो गई। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। अब चूंकि अभी पहले हमको फर्स्ट पर्सन मिल गया है, हमने चेंज कर दिया, आगे अभी हमें सेकंड पर्सन मिलने वाला है, लेकिन अभी मिलेगा तब नहीं इसकी बात करेंगे। तो हमने एक काम कर लिया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन मिल गया था, इसको मैंने चेंज कर दिया। मान लो यहाँ आई की जगह यू होता, तब यहाँ क्या लिखते? मान लो कि यहाँ आई है तो ही के पास गया था, ही लिख दिए। यहाँ यू रहता और तब कहाँ जाता वो? तो यू जाता ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। लिखते हम क्या यहाँ? आई, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसलिए मी का सब्जेक्ट बना करके हम आई लिखते। क्लियर? चलिए अब आइए, इसमें दूसरा परिवर्तन होता है टेंस का। सेकेंड परिवर्तन क्या होगा? ये हो गया ना, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन हो गया। सेकेंड जो चेंजिंग होगी इसमें वो होगा टेंस का। अब टेंस को बदलने का रूल क्या है? क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच की जब भी बात होगी तो किससे होगी? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। ये बदलेगा हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर टेंस बदलने के लिए अब हमको क्या देखना पड़ेगा? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलता है। इसमें भी 3 रूल काम करते हैं। पहला ये कि अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें? कौन? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यानी इसके टेंस के अनुसार इसका टेंस बदलेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका टेंस कहाँ है। टेंस कहाँ से दिखेगा? यही वर्ब से। ये जो इसमें वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसी से दिखता है टेंस, क्योंकि क्रिया टेंस के अनुसार बदलती रहती है। तो हमको टेंस यदि ढूंढना है तो कहाँ से पता चलेगा? क्रिया से। अब ये क्रिया देख लो, टेंस का चार्ट बनवाया था ना, टेंस का चार्ट का भी वीडियो है। टेंस चार्ट की पूरी चार्ट दिमाग में होनी चाहिए, किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और कौन सी मुख्य क्रिया लगती है। यदि इसका टेंस आपको आएगा तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। तो इसको देखते ही टेंस समझना है। जैसे ये किस टेंस में बताइए? सेड। सेड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? से। और से का सेकेंड फॉर्म है सेड। इसका मतलब हो गया सेड सेकेंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि सेकेंड फॉर्म केवल एक ही टेंस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इसका मतलब पास्ट टेंस में है। हमने रूल बताया कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते, नो चेंज। कब? जब ये प्रेजेंट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में हो? प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी बदल देना है पास्ट टेंस में। यानी यदि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, भले ही किसी टेंस में हो। ये बात समझ में आ रही ना?
अब समझो जो बात समझानी है कि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो कोई मतलब नहीं है, जिसमें है उसी में रहेगा। और एक और इसी में जोड़ दो, प्रेजेंट और फ्यूचर भी इसी में जोड़ दो, दोनों बात एक ही जगह हो जाएगी। प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर में भी यदि ये है, फ्यूचर टेंस में यदि रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या करना है, नहीं बदलना है, ये जैसे रहेगा वैसे ही टेंस रह जाएगा। लेकिन यदि ये पास्ट टेंस में होगा तो इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, तो जैसे ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। अब ये पास्ट परफेक्ट आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, अब आगे बढ़ो, ये थर्ड फॉर्म रहता है यानी ये भी रह जाएगा टॉट। ठीक, यानी हो गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड टॉट। ठीक है, अब इसके बाद देखो यू मिल गया, फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो किसके पास गया, ऑब्जेक्ट के पास, यानी यू गया किसके पास, मी के पास। अब यू क्या है ये भी देखना पड़ेगा, यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है इसलिए यू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा, यानी यू बदल गया मी में, यहां क्या लिखेंगे, मी। फिर उसके बाद क्या है, दिस मिल गया। अब देखो तीसरा रूल इसमें एक और होता है, तीन चीजें याद रखनी टेंस बदलते समय, तीन चीजें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में, चार चीजें दिमाग में रखो, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सदा सत्य रहने वाली बात, हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी ऐतिहासिक घटनाएं, हैबिचुअल एक्शन यानी आदत, या कोई प्रोवर्ब यानी कहावतें। कौन कौन सी, कोई आदत हो, कोई कहावत हो, ऐतिहासिक घटनाएं हो, या सदा सत्य रहने वाली बात हो, तो ऐसे सेंटेंस में टेंस नहीं बदलता, नहीं बदलेंगे। भले ही ये पास्ट में होगा फिर भी इसका टेंस नहीं बदला जाएगा यदि इसमें ये चार चीजें हों। ठीक है, ये आपको तीन रूल यानी टेंस बदलने के ये तीन नियम आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गई। और तीसरा, टेंस बदलने के बाद अब कौन सा चीज बच गया भाई, पहला पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन बदलते हैं, दूसरा पढ़ लिया टेंस बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं निकटता सूचक शब्दों को। अब यहाँ निकटता सूचक शब्द कौन है ये बताइए, यहाँ निकटता सूचक शब्द बताइए। जैसे अभी बताया मैंने कि दिस क्या है, निकटता सूचक, तो दिस का बन जाएगा दूरी सूचक। निकटता सूचक शब्दों को किसमें बदलते हैं, दूरी सूचक शब्दों में। दूरी सूचक शब्दों में बदलेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट, यानी यहां हो जाएगा दैट लेसन। बात समझ में आई।